हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉ ऑफ गियरिंग क्या होता है। इसके साथ ही जब दो गियर टीथ आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उन दोनों गियर टीथ के बीच में क्या स्लाइडिंग वेलोसिटी होती है, उस स्लाइडिंग वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन भी डेराइव करेंगे। एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में यदि आपको मोशन या पावर ट्रांसमिट करना हो तो बहुत से तरीके हैं जिससे हम लोग ये मोशन या पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक मेथड है बेल्ट ड्राइव से, जिसमें बेल्ट को यूज करके आप एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। वैसे ही चेन यूज कर सकते हैं, आप रोप यूज कर सकते हैं, गियर्स यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक सबसे सिंपल तरीका होता है पेयर ऑफ फ्रिक्शन सिलेंडर्स। यदि इस शाफ्ट से इस शाफ्ट में मेरे को मोशन या पावर ट्रांसमिट करना हो तो मैं दोनों शाफ्ट में दो गियर सिलेंडर, दो फ्रिक्शन सिलेंडर्स यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, दोनों का सरफेस जो है रफ सरफेस है। यदि इन दोनों के बीच में सफिशिएंट प्रेशर अप्लाई करूं, यहाँ पे यदि सफिशिएंट फोर्स अप्लाई करूं तो एक सिलेंडर को यदि आप रोटेट करोगे, सपोज इस सिलेंडर को मैंने रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो दूसरा सिलेंडर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा। इस तरीके से मोशन जो है इस शाफ्ट से इस शाफ्ट में ट्रांसमिट हो जाएगा। इसका एनालिसिस करने के लिए हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये एक जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर हम लोग का ड्राइव सिलेंडर है, ड्राइविंग सिलेंडर है। ये सिलेंडर में हम लोग इस सिलेंडर को मोटर से कनेक्ट किए हैं और ये सिलेंडर को हम लोग एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी दे रहे हैं। सपोज वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है और इसका रेडियस r1 है। और इस सिलेंडर का हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसके इस मोशन के कारण से इसमें जो मोशन आ रहा है वो मोशन है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 और इसका रेडियस सपोज r2 है। अब इन दोनों के जो कांटेक्ट पॉइंट होगा उस कांटेक्ट पॉइंट पे आपको एक वेलोसिटी मिलेगा। इस वेलोसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ v से। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आप एज्यूम कर सकते हो इस छोटे सिलेंडर में और दूसरा पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं बड़े सिलेंडर में। तो ये दो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है पी क्यू, दोनों एक ही जगह पे हैं, जहाँ पी इस छोटे सिलेंडर पे है और क्यू इस बड़े सिलेंडर पे है ना। पी का जो वेलोसिटी होगा, हम लोगों को मालूम है एक फार्मूला है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है v, वो इज इक्वल टू होता है r इंटू ओमेगा। तो p इस छोटे सिलेंडर में है तो p का जो वेलोसिटी होगा v, वो इज इक्वल टू होगा ओमेगा 1 इंटू r1। ठीक ऐसे ही Q का जो वेलोसिटी यदि मैं लेता हूं तो Q किस पॉइंट, ये Q पॉइंट किस सिलेंडर में है, इस बड़े सिलेंडर में है। इस कारण से इस Q पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो होगा ओमेगा 2 इंटू r2। अब इस P और Q के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। यदि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन हुआ, मतलब यदि Q का वेलोसिटी ज़्यादा है तो Q आगे निकल जाएगा, मतलब स्लिपिंग होगा। इन दोनों के बीच में स्लिपिंग को यदि रोकना है, प्योर रोलिंग मोशन चाहिए आपको, उस केस में P और Q का जो वेलोसिटी है ये इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। इस कारण से ये क्या हो जाएगा, आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओमेगा 1 r1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 r2। अब ये देखिए इसके सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट लूँ, इसके सभी पॉइंट पे वेलोसिटी इसी के बराबर होगा, मतलब मैग्नीट्यूड, जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसी के बराबर होगा, ओमेगा 1 r1 या ओमेगा 2 r2। इसमें भी किसी भी पॉइंट पे लूंगा इसके सरकमफ्रेंस पे तो सभी पॉइंट का वेलोसिटी इतना ही होगा। यदि इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन से हम लोगों को क्या मिलता है, हमें मिलता है ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2। इस ओमेगा 2 को मैं नीचे ले आया हूं और इस r1 को इस तरफ ले गया हूं तो ये r2 डिवाइडेड बाई r1। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, इनका जो रेशियो है ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ओमेगा 1 इज डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 इज इक्वल टू कितना है, r2 अपॉन r1। और R2 और R1 क्या है, इसका रेडियस, और R2 है इसका रेडियस, और इन दोनों ये रेडियस फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहे हैं। तो R2 और R1 फिक्स हैं तो R2 बाई R1 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो एंगुलर वेलोसिटी का एक, इनका एंगुलर वेलोसिटी रेशियो जो है एक कांस्टेंट वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है। अब ये फ्रिक्शन सिलेंडर ठीक ठाक काम करता है जब तक कि इसमें जो पावर ट्रांसमिशन है या टॉर्क ट्रांसमिशन है ये थोड़ा हल्का हो, कम हो या मीडियम लेवल तक का हो। यदि ज़्यादा टॉर्क या ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करना हो उस समय ये दोनों पॉइंट के बीच में स्लिपिंग चालू हो जाता है। यदि ये स्लिपिंग हो रहा है उस केस में यदि इसको मैं ओमेगा 1 से घुमाता हूँ तो ये ओमेगा 2 से घूमना चाहिए, लेकिन ओमेगा 2 से ना घूम के हो सकता है स्लिपिंग के कारण कुछ और एंगुलर वेलोसिटी से घूमे, या एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो, कभी ज़्यादा हो, कभी कम हो, कभी ओमेगा 2 के बराबर हो, ऐसा चेंज हो सकता है। इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
हम लोग इस स्लिपिंग को रोकने के लिए इसमें बहुत से प्रोजेक्शंस, इनको हम लोग टीथ बोलते हैं, टीथ प्रोवाइड करते हैं दोनों के सरकमफ्रेंस पे। दोनों के पेरिफेरी पे हम लोग टीथ प्रोवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए ये टीथ, जब इसको मैं ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहा हूँ तो ये ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी से घूमना चाहिए, क्योंकि अब टीथ है तो ये स्लिपिंग नहीं होगा, ये पॉजिटिव ड्रिवन हो गया है अभी अब इस कंडीशन में। अब इस कंडीशन में ये टीथ का शेप, कोई भी आर्बिट्ररी शेप आप नहीं ले सकते हो। यदि कोई भी आर्बिट्ररी शेप लेंगे तो ये मोटर, तो इसको तो हम लोग मोटर से कनेक्ट करके रखे हैं, फिक्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से घूम रहा है। लेकिन ये जो है, ये इस टीथ में यदि कोई भी आर्बिट्ररी शेप लेते हैं तो ये जो वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी, ये ओमेगा 2 कांस्टेंट रहे, ये जरूरी नहीं है। और यदि इसको कांस्टेंट रखना है तो हम लोगों को एक लॉ को फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ गियरिंग बोलते हैं। अब ये लॉ ऑफ गियरिंग क्या है, ये लिखा हुआ है, टू गेट कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो बिटवीन टू गियर्स। जो कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो था ओमेगा 1/ओमेगा 2, उसको यदि कांस्टेंट मेंटेन करके रखना है तो टीथ ऑफ गियर्स शुड बी सो डिजाइंड, जो टीथ हैं उनको वैसा डिजाइन करना है, दैट कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा, जो दो टीथ के बीच का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, वहां पे एक नॉर्मल खींचेंगे, वो परपेंडिकुलर लाइन मस्ट ऑलवेज पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ सेंटर्स। मतलब दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पे एक ऐसा पॉइंट होगा जो फिक्स होगा, जहां से ये कॉमन नॉर्मल जो है ये पास होता है। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड पिच पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट को हम लोग पिच पॉइंट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पिच सर्कल्स। पिच सर्कल्स का कॉन्टैक्ट पॉइंट या फ्रिक्शन सर्कल्स का कॉन्टैक्ट पॉइंट भी हम लोग बोल सकते हैं, ये वही सेम होता है। काइनेमेटिकली फ्रिक्शन सर्कल्स और गियर्स सेम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आर्बिट्ररी शेप के दो आर्बिट्ररी शेप बनाया है मैंने। इसमें ये जो है ये इस पॉइंट के अबाउट में घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके इस मोशन के कारण एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 मैंने एज्यूम किया है। इसके इस मोशन के कारण में ये बी भी रोटेट होगा, इस पॉइंट के अबाउट में ये रोटेट हो रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ए और बी को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन ड्रॉ किया, ये वही लाइन है जो यहाँ पे मैंने लिखा है लाइन ऑफ सेंटर्स, यही है हम लोगों का लाइन ऑफ सेंटर्स। अब ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, अगेन इस यहाँ पे मैं दो पॉइंट यहाँ पे एज्यूम करता हूँ, एक पी और एक सी और एक डी, दो पॉइंट्स यहाँ पे एज्यूम किया। सी पॉइंट इस ए में है, इस बॉडी में है, और डी पॉइंट इस बॉडी में है। ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे हैं, लेकिन एक डी पॉइंट को मैंने इसमें एज्यूम किया है और सी पॉइंट को इसमें एज्यूम किया है। ये जो कांटेक्ट पॉइंट है, इस कांटेक्ट पॉइंट से मैं एक कॉमन नॉर्मल खींचता हूँ, कॉमन नॉर्मल। तो हम लोग का लॉ यही बोलता है कि ये जो कॉमन नॉर्मल है, ये इसको एक फिक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये जो पॉइंट है ये एक फिक्स पॉइंट है, यही हम लोग को प्रूव करना है, यही हम लोग को देखना है कि ये फिक्स पॉइंट आता है या नहीं आता है। चलो यहाँ पे मैं अभी पॉइंट मार्क नहीं कर रहा हूँ, लेटर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं सी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में वो ए सी के परपेंडिकुलर होगा, रिजिड बॉडी है तो ए सी के परपेंडिकुलर, और ये क्लॉकवाइज है तो ऊपर की तरफ होगा। तो मैंने यहाँ पे बना दिया एक लाइन, ए से सी को ज्वाइन कर लिया, ए सी के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक लाइन बनाया, ये वी सी है इसका वेलोसिटी, और ये क्लॉकवाइज है इसलिए ऊपर की तरफ है, अदरवाइज नीचे की तरफ भी आप ड्रॉ कर सकते थे। सेम ऐसे ही डी का वेलोसिटी होगा, डी का वेलोसिटी ये इस बॉडी में है तो इस कारण से बी डी के परपेंडिकुलर होगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है। अब VC और VD का जो एंगल है कॉमन नॉर्मल के साथ में, ये कितना है ये हम लोग को देखना है। इसके लिए क्या करता हूँ, ये A से मैं इस कॉमन नॉर्मल पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है इसलिए ये रेक्टेंगल में बना दिया हूँ। तो अब ये एक देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन कॉमन नॉर्मल पे परपेंडिकुलर है। सपोज ये जो एंगल है CAE, इस एंगल को मैं एज्यूम करता हूँ अल्फा, तो ये एंगल मैंने लिया अल्फा। अब देखो एंगल AC और AE के बीच में कितना है, अल्फा। अब ये AC जो है वो AC है VC के परपेंडिकुलर, ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन बनाया है मैंने, इस वेलोसिटी के डायरेक्शन से AC क्या है 90 डिग्री पे है। सिमिलरली AE जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, इस नॉर्मल पे परपेंडिकुलर है। तो ये AC और AE के बीच में यदि एंगल अल्फा है तो AC के परपेंडिकुलर मतलब VC और AE के परपेंडिकुलर मतलब ये कॉमन नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए।
तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। तो दो परपेंडिकुलर के बीच में वही एंगल होता है जो दो लाइन के बीच में है, तो इनके परपेंडिकुलर के बीच में भी सेम एंगल होगा अल्फा। सेम ऐसे ही मैं वीडी का भी एंगल निकाल लेता हूँ। बी से मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट बी से, सेंटर पॉइंट से इस कॉमन नॉर्मल पे एक दूसरा लाइन खींचा, यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने पॉइंट एफ। अगेन ये राइट एंगल में है, मतलब 90 डिग्री लाइन खींचा है मैंने। अब इस लाइन बी एफ और बी डी के बीच का एंगल को मैं एज्यूम कर लेता हूँ बीटा है, तो ये एंगल मैंने लिया बीटा। तो यदि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल बीटा है तो बी एफ के परपेंडिकुलर मतलब ये कॉमन नॉर्मल, और बी डी के परपेंडिकुलर मतलब ये वी डी, वेलोसिटी ऑफ डी, इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या होना चाहिए, बीटा होना चाहिए। ये मैं निकाल लिया बीटा। अब ये सब जो काम हम कर रहे हैं वो एक्चुअल में ये कर रहे हैं कि C और D का जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, C के रेस्पेक्ट में D का वेलोसिटी या D के रेस्पेक्ट में C का वेलोसिटी इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग कितना है, ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, VC और VD इन दोनों को इस कॉमन नॉर्मल पे रिजॉल्व करते हैं। इसको हम लोग, VC एक वेक्टर है, इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक इस कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में और दूसरा इसके परपेंडिकुलर मतलब कॉमन टेंजेंट की तरफ में। तो हम लोगों को वेलोसिटी अभी चाहिए इस कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में, तो वो क्या है निकालने के लिए, कंपोनेंट ऑफ VC अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल मैंने निकाल लिया, VC कॉस अल्फा। सो VC का जो कंपोनेंट होगा इस परपेंडिकुलर पे, ये निकाल लेता हूँ, ये मैंने ड्रॉ किया। तो ये जो कंपोनेंट है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये जो कंपोनेंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूँ, तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है VC का कंपोनेंट अलोंग कॉमन नॉर्मल, और इसकी वैल्यू है VC कॉस अल्फा। ये एंगल अल्फा है तो VC कॉस अल्फा हो जाएगा। सेम ऐसे ही VD का कॉमन नॉर्मल पे जो कंपोनेंट होगा VD का, वो हो जाएगा VD कॉस बीटा। इसको भी ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये मैंने ड्रॉ कर लिया VD कॉस बीटा। तो इन दोनों का जो वेलोसिटी है, मैंने ये दोनों अलग अलग बनाया है, एक C का वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक, ये D का वेलोसिटी है। अब इन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी C के रेस्पेक्ट में D का वेलोसिटी, ये है VC कॉस अल्फा माइनस VD कॉस बीटा। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि ये जो दो वेलोसिटी हैं इन दोनों के बीच में, इस डायरेक्शन में, कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में, ये जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, ये क्या होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए, क्योंकि VC कॉस अल्फा यदि ज़्यादा होगा, यदि C का वेलोसिटी D का वेलोसिटी से ज़्यादा है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, C जो है इस बॉडी में, ये सॉलिड बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है, इसमें क्या हो जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, इसके अंदर घुस जाएगा, जो पॉसिबल है नहीं। और मान लो यदि VD कॉस बीटा ज़्यादा है, VC कॉस अल्फा से VD कॉस बीटा ज़्यादा है, मतलब ये वेलोसिटी ज़्यादा है इस डायरेक्शन में, तो D का वेलोसिटी ज़्यादा हो गया और C का वेलोसिटी कम हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, जो कॉन्टैक्ट बन रहा था, वो कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, उन दोनों के बीच में गैप रह जाएगा। तो यदि गैप को बना के रखना है यहाँ पे और एक के अंदर दूसरा पेनिट्रेट नहीं करना है, तो इसका मतलब है कि इस कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। मतलब C और D का रिलेटिव वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल की तरफ क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। तो इस कारण से इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ जीरो। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। VC वेलोसिटी ऑफ C यदि लिखना है तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, एकदम टेंजेंट पॉइंट पे है, लास्ट पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी जो है A के रेस्पेक्ट में यदि आप निकालोगे VC इज इक्वल टू R ओमेगा का फार्मूला है। R मतलब होता है इसका रेडियस, मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, A के अबाउट में ये घूम रहा है, तो AC जो होगा इसका रेडियस होगा, और ओमेगा 1 इसका दिया हुआ है ओमेगा 1, तो VC के जगह पे मैं लिखूंगा ओमेगा 1 इंटू AC। सेम ऐसे यहाँ पे VD के जगह पे मैं लिखूंगा ये BD, ओमेगा 2 इंटू BD, क्योंकि इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है और ये है BD, तो VD के लिए मैं लिखूंगा ओमेगा 2 इंटू BD। तो ये दोनों चीजें, उसके अलावा कॉस अल्फा, इस राइट एंगल ट्रायंगल से आप देख सकते हो ACE एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब ये राइट एंगल है, इसका मतलब ये दोनों साइड जो होंगे ये आपके ऑपोजिट और एडजेसेंट होंगे ये दोनों, और ये होगा आपका हाइपोटेनस AC। अब हाइपोटेनस से एंगल बन रहा है ये अल्फा, इसका मतलब ये है एडजेसेंट और ये है आपका ऑपोजिट। तो आपको मालूम है कॉस अल्फा जो होता है वो होता है एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट है AE और हाइपोटेनस है AC। सेम ऐसे ही इस राइट एंगल ट्रायंगल में भी आपका ये जो है ये एडजेसेंट है BF, और FC जो है ये आपका ऑपोजिट है, और BD जो है BD आपका हाइपोटेनस है। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे मैं पुट कर दे रहा हूँ। तो VC के जगह पे मैंने लिखा ओमेगा 1 इंटू AC, ओमेगा 1 इंटू AC।
उसके बाद कॉस अल्फा के लिए लिखा है मैंने ए ई डिवाइडेड बाई ए सी, ए ई डिवाइडेड बाई ए सी। उसके बाद मैंने लिखा है ओमेगा टू बी डी, इसके लिए एंगल, इसका वेलोसिटी वी डी की जगह पे लिखा है ओमेगा टू इंटू बी डी। और कॉस बीटा की जगह पे मैंने लिखा है बी एफ अपॉन बी डी। ये है आपका बी एफ और ये है आपका बी डी। अब इसमें सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ए सी एन सी कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही बी डी और बी डी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका ओमेगा वन ए ई माइनस ओमेगा टू बी एफ इज इक्वल टू जीरो। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओमेगा वन डिवाइडेड बाई ओमेगा टू इज इक्वल टू हो जाएगा बी एफ डिवाइडेड बाई ए ई। अब ये बी एफ है ये वाला लाइन और ए ई है ये वाला लाइन। अब हम लोगों को चाहिए ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट मार्क कर दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने पी और ये पॉइंट मार्क कर दिया। अब देखो एक दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दो बन रहे हैं। ये दो ट्रायंगल को मैं शेड कर देता हूँ, ये मैंने शेड कर दिया है। तो आप देखेंगे ए पी ई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पी एफ दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये सिमिलर ट्रायंगल हैं। क्यों सिमिलर ट्रायंगल है, देखिए ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल सेम है, और ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, दोनों का राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब है तीसरा एंगल भी, इस जो शेडेड ट्रायंगल का ये तीसरा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है ये सिमिलर ट्रायंगल हैं, और इस सिमिलर ट्रायंगल में बी एफ अपॉन ए ई यदि लेना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी पी अपॉन ए पी। तो यहाँ पे इज इक्वल टू सिमिलर ट्रायंगल को ले लिया मैंने, तो इस सिमिलर ट्रायंगल में बी एफ अपॉन ए ई के जगह पे मैं लिख सकता हूँ बी पी अपॉन ए पी। तो ये है मेरा बी पी अपॉन ए पी। ये लिखने के बाद में बी एफ अपॉन ए ई के जगह पे मैंने लिख दिया है ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू इज इक्वल टू बी पी अपॉन ए पी। अभी कांस्टेंट क्यों लिखा, कांस्टेंट इसलिए लिखा क्योंकि मुझे चाहिए ओमेगा वन बाई ओमेगा टू की कांस्टेंट वैल्यू। लॉ ऑफ गियरिंग यही है कि यदि आपको ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू का वैल्यू कांस्टेंट चाहिए तो इसलिए मैंने इसको कांस्टेंट लिख दिया। इसका मतलब है बी पी अपॉन ए पी भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब ए बी पी अपॉन ए पी कांस्टेंट कैसे होगा, ए फिक्स पॉइंट है, बी भी फिक्स पॉइंट है, इसका मतलब है पी भी फिक्स पॉइंट होना चाहिए, यहीं पे होना चाहिए। पी इस तरफ या इस तरफ अब नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ये चेंज होगा, पी का डिस्टेंस यहाँ चेंज होता है तो ये बी पी अपॉन ए पी चेंज हो जाएगा। जैसे पी यदि इस तरफ आ गया तो बीपी का वैल्यू बढ़ जाएगा और एपी कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए चेंज नहीं होना है, तो इसका मतलब है पी का पोजीशन फिक्स हो गया, वो यहीं रहेगा। इन दोनों के कॉमन नॉर्मल, ये जो सेंटर्स है, लाइन ऑफ सेंटर्स को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो पॉइंट क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। यही लॉ ऑफ गियरिंग था। ऑफ गियरिंग में यदि आप ए को सेंटर और एपी को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करें, सेम ऐसे बी को सेंटर और बीपी को रेडियस लेके दूसरा सर्कल ड्रॉ करें, तो ये दोनों सर्कल जो है काइनेमेटिकली गियर्स के इक्विवेलेंट होते हैं, और ये फ्रिक्शन सर्कल्स हैं, इसी को हम लोग फ्रिक्शन सर्कल्स बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग पिच सर्कल्स भी बोलते हैं। ये दोनों ही पिच सर्कल हैं। ये दोनों का जो कांटेक्ट पॉइंट होता है पिच सर्कल्स का, उसको हम लोग पिच पॉइंट बोलते हैं। तो ये पिच पॉइंट है और ये क्या है, ये फ्रिक्शन सर्कल्स या पिच सर्कल्स हैं। अगला हम लोग का स्टेप है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग निकालने का। अब वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग निकालने के लिए हम लोग को एक रिलेशन, इस यही जो शेडेड जो दो ट्रायंगल हैं इसमें हम लोग ऑलरेडी बीपी अपॉन एपी निकाल चुके हैं। बीपी डिवाइडेड बाई एपी एक किसके बराबर था, बीएफ डिवाइडेड बाई एई के बराबर था। अब एक तीसरा साइड बच गया है तो उस साइड को भी ले लेते हैं, एफपी अपॉन ईपी। तो ये सिमिलर ट्रायंगल है इसलिए एफपी डिवाइडेड बाई ईपी ये भी इसके बराबर होना चाहिए, बीपी अपॉन एपी। ये अभी हम लोग के इसमें डेरिवेशन में जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने ये भी यहाँ पे निकाल लिया है। अब ये C और D का जो रिलेटिव वेलोसिटी था, ये हमने अभी पिछले थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि इन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है C और D के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है दोनों के वेलोसिटी के लिए, परपेंडिकुलर। क्योंकि यदि परपेंडिकुलर नहीं है, किसी और डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी, तो उसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट यहाँ पे मिल जाएगा आपके कॉमन नॉर्मल पे। इसलिए कॉमन नॉर्मल पे यदि कोई वेलोसिटी नहीं होना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होना है, तो C और D का जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये कॉमन टेंजेंट या इस कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर लाइन। अब मेरे को VC और VD का कंपोनेंट चाहिए इस कॉमन टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो VC का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट था VC cos अल्फा, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा VC sin अल्फा। ऐसे ही VD का कंपोनेंट कॉमन नॉर्मल की तरफ था VD cos बीटा, तो इसका कॉमन टेंजेंट की तरफ इस डायरेक्शन में हो जाएगा VD sin बीटा। तो दोनों वैल्यूज को मैं लिख लेता हूँ, कंपोनेंट ऑफ VC
कंपोनेंट ऑफ वी सी अलॉन्ग कॉमन टेंजेंट जो है वी सी साइन अल्फा हो गया, और कंपोनेंट ऑफ वी सी कंपोनेंट ऑफ वी डी अलॉन्ग कॉमन टेंजेंट हो गया वी डी साइन बीटा। अब इन दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी, तो इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो ये हो जाएगा वी सी साइन अल्फा माइनस वी डी साइन बीटा। अगेन इनका वी सी और साइन अल्फा, इनका वैल्यूज को जैसे पिछले में स्लाइड में हमने किया था वैसे ही यहाँ पे भी करना है। वी सी के जगह पे मैंने लिखा है ओमेगा 1 इंटू ए सी, और वी डी के जगह पे लिखा है ओमेगा 2 इंटू बी डी, सेम चीज ए सी और ओमेगा 1, और ये है आपका बी डी, ये बी डी और ओमेगा 2। तो ये दोनों वेलोसिटी को मैंने ऐसा किया, और उसके बाद साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा देखिए वही पुराने ट्रायंगल में ए ई सी में आप देखेंगे साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा ऑपोजिट, मतलब ई सी, ये है ई सी डिवाइडेड बाई ए सी हाइपोटेनस, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो दूसरा ट्रायंगल था आपका बी डी एफ वाला जो ट्रायंगल है, बी डी एफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल से आपका ये साइन बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ डी अपॉन बी डी। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एफ डी है ये है आपका ऑपोजिट, और बी डी आपका है हाइपोटेनस। तो ये चीज़ को लिखने के बाद में मैंने क्या किया, ए सी कैंसिल कर दिया, बी डी कैंसिल कर दिया, तो आपको इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया, ओमेगा 1 इंटू ई सी माइनस ओमेगा 2 इंटू एफ डी। अब ई सी को देखिए, ई सी कहाँ है हम लोग का, ये है ई सी, यहाँ से लेके यहाँ तक है ई सी। इसको हम लोग लिख सकते हैं ई पी, ई से पी और प्लस पी से सी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ई पी प्लस पी सी लिख दिया है, ई सी के जगह पे ई पी प्लस पी सी। ऐसे ही एफ डी, यहाँ पे है आपका एफ डी, एफ है ये पॉइंट और डी है ये पॉइंट, तो एफ डी के जगह पे मैं लिख देता हूँ एफ पी माइनस पी डी। तो ये एफ पी हो गया, उसमें से पी डी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एफ पी माइनस पी डी। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगेन, तो ओमेगा 1 ई पी प्लस ओमेगा 1 पी सी थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, वापस यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये है ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 इज इक्वल टू एफ पी अपॉन ई पी। यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, अब ये कांस्टेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ओमेगा 1 इंटू ई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 इंटू एफ पी। इसका मतलब ओमेगा 1 इंटू ई पी एंड ओमेगा 2 इंटू एफ पी बोथ आर इक्वल। सो ये है ओमेगा 1 ई पी और ये है ओमेगा 2 एफ पी, ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब एक प्लस है एक माइनस है, तो इन दोनों को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, बच गया आपका ओमेगा 1 पी सी प्लस ओमेगा 2 डी पी। तो इसको मैंने लिख दिया ओमेगा 1 पी सी प्लस ओमेगा 2 डी पी। अब देखिए कहाँ है पी सी, ये है, पी से लेके सी ये है, और डीपी क्या है, वो डी से लेके पी। तो डी और सी और डी तो एक ही जगह पे है, तो डीपी और सीपी, ये सीपी है ये डीपी है, ये दोनों क्या है, सेम वैल्यू है। तो मैं इसके जगह पे, दोनों के जगह पे पीसी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू पीसी कर दिया। तो ये जो एक्सप्रेशन है यही है आपका वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। अब ये वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग देखिए, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कांस्टेंट है, ये आपका फिक्स वेलोसिटी से आप घूम रहे हैं, तो जो भी चेंज होगा वो पीसी पे डिपेंड करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग जो है वो डिपेंड करता है पीसी पे। और ये पीसी है क्या चीज, पीसी है कांटेक्ट पॉइंट। ये देखिए सी जो है कांटेक्ट पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट का पिच पॉइंट से डिस्टेंस, पी है पिच पॉइंट, तो कांटेक्ट पॉइंट का पिच पॉइंट से डिस्टेंस। इसका मतलब है जब ये दोनों कांटेक्ट पिच पॉइंट पे रहते हैं, क्योंकि बीच में जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे, दो टीथ जब कांटेक्ट में आते हैं तो जस्ट स्टार्ट होता है कांटेक्ट, और उसके बाद थोड़ी देर तक दोनों के बीच में कांटेक्ट रहता है, उसके बाद दोनों का कांटेक्ट मिस हो जाता है। इस बीच में ये पिच पॉइंट पे भी होते हैं, दोनों कांटेक्ट जो होता है पिच पॉइंट पे भी रहता है बीच में। तो उस केस में जब ये पिच पॉइंट पे है कांटेक्ट, तब वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या होगा, जीरो होगा। तो ध्यान रखना है जीरो कब होगा, जब दोनों कांटेक्ट पिच पॉइंट पे हैं। कांटेक्ट पॉइंट जो है वो और पिच पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, उस समय आपका वेलोसिटी जीरो होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी आपका होगा जब दो टीथ आपस में जस्ट कांटेक्ट में आते हैं। जब दो टीथ आपस में जस्ट कांटेक्ट में आएंगे, उस समय वो जो पॉइंट है वो पॉइंट पिच पॉइंट से सबसे ज्यादा दूर पे होगा। या जब दो टीथ आपस में कांटेक्ट के बाद में, जब आपस में दोनों का कांटेक्ट जब मिस होता है, जब छोड़ते हैं दोनों, एक तो जब जुड़े उसके बाद जब दोनों अलग हो रहे थे, उस समय भी कांटेक्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा पिच पॉइंट से वो मैक्सिमम होगा। तो वो जो दो पॉइंट हैं जहाँ पे कांटेक्ट स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे कांटेक्ट खत्म हो रहा है, तो ये जो दो पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट का डिस्टेंस पी से जो होगा वो मैक्सिमम होगा। इसीलिए ये दोनों पॉइंट पे आपका वेलोसिटी
वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग जो है वो मैक्सिमम होगा। तो अब दोनों में से जो ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जो जब कांटेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो वाला पॉइंट, या कांस्टेंट जब छूट रहा है उस समय का पॉइंट, दोनों का डिस्टेंस आपको पी से निकालना है, और उन दोनों डिस्टेंस में जो ज़्यादा डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। लेकिन दोनों मैक्सिमम कंडीशन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग जो है वो मैक्सिमम रहता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।